गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को शुरू करेंगे। बच्चों, आज इसके पार्ट 1 में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को डिस्कस करने से पहले आइए हम देखते हैं कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जरूरी क्यों है और मेटल्स का हमारे डेली लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे होता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि घर में जो हम लोग ज्वेलरीज यूज़ करते हैं वो अक्सर गोल्ड या प्लैटिनम की बनी होती है। तो ज्वेलरीज में ये जो गोल्ड और प्लैटिनम्स यूज़ होते हैं ये मेटल्स हैं। फिर आपने आयरन का यूज़ देखा होगा। आयरन का यूज़ अक्सर बिल्डिंग मटेरियल्स में कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ होता है। फिर ऑटोमोबाइल्स में भी आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा आप देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बर्तनों का घरों में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर एल्युमिनियम फॉइल जिसमें हम खाना पैक करके देते हैं। तो डेली लाइफ में एल्युमिनियम का भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है। फिर आप देखिए सिल्वर, अक्सर आपने देखा होगा कि मिठाइयों के ऊपर सिल्वर कलर की फॉइल लगी होती है, वो सिल्वर की बनी होती है, तो उसका भी डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। इसके अलावा सिल्वर की भी ज्वेलरीज लोग बनवाते हैं। फिर कॉपर, कॉपर का तो एक्सटेंसिव यूज़ केबल वायर्स के फॉर्म में ही हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये मेटल्स आते कैसे हैं, हमें मिलते कैसे हैं। बच्चों, मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट के फॉर्म में या कंपाउंड के फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। तो द अर्थ's crust is the source of metals either in elemental form or in the compound form। तो अर्थ के क्रस्ट में ये जो मेटल्स हैं या तो ये एलिमेंट के फॉर्म में ही मिल जाते हैं, आपने इनको निकाला और इनको प्यूरिफाई कर लिया, और अगर ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं तो इनका कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म आपको मिलेगा। तो उसके साथ में बहुत सारे एलिमेंट और केमिकली उससे जुड़े होंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, उस कंपाउंड फॉर्म में से आपको मेटल को अलग करना होगा और उसके बाद उसकी रिफाइनिंग करनी होगी। तो इस तरह से अर्थ के क्रस्ट से हम मेटल को निकालते हैं। अब आइए हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं। बच्चों, सबसे पहला टर्म है मिनरल। मिनरल क्या होता है? द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर इन द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स। बच्चों, जब हम अर्थ के क्रस्ट से मेटल्स को निकालते हैं तो वो मेटल या तो एलिमेंट के फॉर्म में निकलता है और या तो कंबाइंड स्टेट में किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में निकलता है। तो आपने यहाँ से जो एलिमेंट या कंपाउंड निकाला, उस एलिमेंट या कंपाउंड को हम मिनरल कहते हैं। तो ये तो हो गया मिनरल। अब बात आती है कि और क्या होता है। बच्चों, मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर मेटल के बहुत सारे मिनरल्स निकाल लिए, कई तरह के मिनरल्स निकाले आपने। अब आप ये कोशिश करेंगे कि उन सारे मिनरल्स में से कोई ऐसा मिनरल आप ढूंढ लीजिए जिसमें से आप मेटल को ज़्यादा परसेंटेज में निकाल सकते हैं, और जिस मिनरल से आप मेटल को निकालें तो आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी। तो ऐसा मिनरल जिसमें मेटल की परसेंटेज ज़्यादा हो और जिससे मेटल को प्रॉफिटेबली निकाला जा सके, ऐसे मिनरल को हम ओर कहते हैं। If mineral contain high percentage of particular metal and metal can be extracted profitably from it, then such minerals are called as ores।
अब अगली डेफिनेशन है गैंग की। गैंग क्या होते हैं? बच्चों, आपने कोई मिनरल निकाला या आपने उस मिनरल में से सेलेक्ट कर लिया कि कौन से मिनरल में से आपको मेटल निकालना है। इनडायरेक्टली हम कहें कि आपने ओर सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि ओर्स जो हैं वो कंटामिनेटेड होते हैं सॉइल, सैंड और भी बहुत सारी चीज़ों से। ये सारी चीज़ें उसमें इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में पाई जाती हैं जिसको कि आपको अलग करना होगा। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग कहते हैं। Ores mined from earth are usually contaminated with large amount of impurities. These impurities are called gang. जब भी आप किसी भी मेटल के मिनरल को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो वो अकेला नहीं निकलता, वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज से कंटामिनेटेड होता है, जैसे सैंड और सॉइल। तो इन इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? गैंग। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि मिनरल, ओर और गैंग की क्या डेफिनेशन है। तो आज आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो यही है कि आपने सबसे पहले अर्थ क्रस्ट से मिनरल को निकाल लिया, फिर देख लिया कि कौन से मिनरल में मेटल की परसेंटेज ज़्यादा है और आप उसे प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। फिर आपने गैंग की डेफिनेशन को देख लिया। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें आप पढ़ेंगे कि मेटल्स को कैसे उसके ओर से हम प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच एनी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर profitably and in higher percentage then the entire process involved in it is known as extraction of metals. तो आइए हम अपने इस प्रोसेस को एक एक करके स्टार्ट करें। बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को समझने के पहले आप मेटल्स की रिएक्टिविटी को समझ लीजिए। रिएक्टिविटी को समझने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। बच्चों, ये मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज है। इसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जो मेटल्स ऊपर की तरफ अरेंज्ड हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। जो मेटल नीचे की तरफ है वो बहुत कम रिएक्टिव है या रिएक्टिव है ही नहीं, और जो मेटल बीच में है दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। तो आप इस सीरीज से देख सकते हैं कि ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये किस कॉलम में आ रहे हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स के कॉलम में आ रहे हैं। फिर आप देखिए जिंक, आयरन, लेड, कॉपर ये आ रहे हैं मॉडरेटली रिएक्टिव वाले कॉलम में। और फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो बच्चों, ये सीरीज आपको जानने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इस सीरीज की हेल्प से ही हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को समझ सकते हैं। क्योंकि जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं उनको एक पर्टिकुलर मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है उनका मेथड अलग होगा, और जो लीस्ट रिएक्टिव हैं उनका मेथड अलग रहता है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बच्चों, जब आपने अपने मिनरल्स में से ओर को सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा वाला मिनरल ऐसा है जो आपको ज़्यादा परसेंटेज में मेटल देगा और उससे आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी, तो उस मिनरल को हम ओर कहते हैं। तो उस ओर को अब हमें क्या करना है? अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर नाम के प्रोसेस को फॉलो करना है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम एक एक करके जो कंटामिनेटेड इम्प्योरिटीज थी उनको रिमूव करते जाते हैं और फाइनली लास्ट में हम रिफाइन करके प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे
वो आपको या तो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे या कभी कभी सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में भी मिलेंगे। तो अब हमें इसके आगे क्या करना होगा, आप देखिए, अगर आपको लेस रिएक्टिव मेटल्स मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं तो इनकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत कम होती है। आप इनको बड़ी ही आसानी से हीट करेंगे तो मेटल से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने माना कि ये MO इट इज रिप्रेजेंटिंग मेटेलिक ऑक्साइड। ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल का मेटेलिक ऑक्साइड है। इसको जब आपने डायरेक्टली हीट किया तो मेटल से ऑक्सीजन अलग हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया, मेटल मिल गया, जिसकी आप रिफाइनिंग करके प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर आपको लेस रिएक्टिव मेटल का सल्फाइड ओर मिला है तब क्या करें, तो सबसे पहले आपको अपने सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको मेटल अलग अलग फॉर्म में मिलेगा, अलग अलग कंबाइंड फॉर्म में। जैसे वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है, सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले इन सारे कंबाइंड फॉर्म्स को ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। अब ऑक्साइड में क्यों बदलना पड़ेगा, ऑक्साइड में हम सारे कंबाइंड फॉर्म्स को इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि मेटल को उसके ऑक्साइड से अलग करना सबसे आसान होता है। मान लीजिए आपको कोई मेटल उसके सल्फाइड के फॉर्म में मिला है और वही मेटल उसके ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिल गया है, तब आप देखेंगे कि मेटल को उसके सल्फाइड से अलग करना ज़्यादा मुश्किल काम है, बल्कि मेटल को उसके ऑक्साइड से अलग करना बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो अगर आपको मेटल कंबाइंड फॉर्म में मिला है तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट कंबाइंड फॉर्म इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से मेटल्स को अलग करना या रिड्यूस करना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर हमें सल्फाइड ओर मिला है, तो अगर सल्फाइड ओर मिला है तो सबसे पहले आपका क्या टारगेट है, कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड फॉर्म। अब सल्फाइड ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस प्रोसेस का फॉलो करते हैं वो होती है रोस्टिंग। इसकी डेफिनेशन आपको अलग वीडियो में बताई जाएगी, लेकिन रोस्टिंग होती क्या है, रोस्टिंग में आप अपने सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ एयर। तो हमने क्या किया, सल्फाइड ओर को एक्सेस ऑफ एयर में स्ट्रांगली हीट किया तो वो किस फॉर्म में बदल गया, वो बदल गया मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में। अब जब आपको मेटल का ऑक्साइड मिल गया तो आप वापस इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। आपका लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है तो हीट इट डायरेक्टली, क्या होगा, मेटल और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर उस मेटल को आप रिफाइन करके प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एक आउटलाइन थी लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए। तो लेस रिएक्टिव मेटल में कौन कौन से मेटल हो जाएंगे, जैसे आपका Hg, Ag, Au, इस तरह के मेटल के लिए ये एक आउटलाइन का चार्ट आपको दिया है। अब अगला आइए, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। बच्चों, आपके जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो मोस्टली कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को रिड्यूस करना बहुत ही आसान होता है। तो हम क्या करें, पहले कार्बोनेट फॉर्म को देख लेते हैं कि ऑक्साइड फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो बच्चों, आपका जो कार्बोनेट ओर है उसका हम कैल्सिनेशन कराते हैं तो वो ऑक्साइड फॉर्म में बदल जाता है। नाउ व्हाट इज दिस कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन में भी हम कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं, बट इन लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर में जब आप अपने कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड फॉर्म में बदल जाएगा। तो यहां पर आ गया आपका ऑक्साइड फॉर्म ऑफ गिवन मेटल। अब आप देख लीजिए सल्फाइड ओर के साथ आपको क्या करना है। यहां पर बताया गया था
कि अगर सल्फाइड ओर है तो आप अपने सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करिए, बट इन एक्सेस ऑफ एयर वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा ऑक्साइड ऑफ मेटल में। तो सल्फाइड ओर को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ एयर देन इट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन लिमिटेड एयर देन इट इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद आपका मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल किस में बदल जाता है, ऑक्साइड्स में बदल जाता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस ऑक्साइड को रिड्यूस कराएंगे। रिड्यूस कराने के लिए आप कार्बन का यूज कर सकते हैं। आप अपने मेटल ऑक्साइड को जब कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और मेटल रिड्यूस होकर के अलग निकल जाएगा। तो अब आपको जो मेटल मिलेगा उसको आप रिफाइन करके प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। बच्चों यहां पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, ऑक्साइड यहां भी मिला था जिसको हमने डायरेक्टली हीट करके मेटल को ऑब्टेन किया, तो जब ऑक्साइड यहां भी मिला है तो क्या उसको हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते? अगर आप इस ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट करेंगे तो आपको मेटल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन के लिए मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की एफिनिटी ज़्यादा होती है। डायरेक्ट हीट करके उनसे ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता, जबकि जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम होती है। आसानी से आप हीट करके मेटल और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से आप हीट करेंगे तो मेटल और ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे, इसीलिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, हम कार्बन की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। और जब आप कार्बन की हेल्प लीजिएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपका मेटल बच जाएगा, जिसकी रिफाइनिंग करके आप प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आइए देखें हाईली रिएक्टिव मेटल। बच्चों हाईली रिएक्टिव मेटल की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। आप देखिए ये जो मेटल्स हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि चाहे आप हीट कर लीजिए, चाहे आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर लीजिए जैसे कार्बन, आप कुछ भी करके ऑक्सीजन को उससे अलग नहीं कर सकते, बिकॉज दे शो वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इनके ऑक्साइड्स जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, ना तो हीट करने पे अलग होते हैं ना ही कार्बन से रिएक्ट कराने पे अलग होते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इस केस में हम मोल्टेन ओर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। जब आप मोल्टेन ओर की इलेक्ट्रोलिसिस कराइएगा तो आपको प्योर मेटल कैथोड पर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको सोडियम का कोई भी कंपाउंड है, उससे सोडियम मेटल अलग करना है, तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो सोडियम का कंपाउंड सोडियम आयन और उसके साथ में एक एनायन या निगेटिवली चार्ज्ड आयन देगा। तो क्या होगा, सोडियम बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, और कैथोड की तरफ जब ये मूव करेगा तो वहां पर रिडक्शन का प्रोसेस होगा और प्योर मेटल आपको कैथोड पर मिल जाएगा। तो बच्चों ये एक आउटलाइन था रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर। इसमें हमने क्या किया था, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर हमने मेटल्स को 3 पार्ट में बांट लिया, लेस रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल। उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड कराया जिसकी हेल्प से हम बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बोला कि अगर आपको जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, तो अगर आपको जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको पता है ना ही ये हाईली रिएक्टिव है ना ही ये लेस रिएक्टिव है, तो ना आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आप आएंगे इधर, अगर जिंक है, जिंक कार्बोनेट का ओर है तो आप कैल्सिनेशन कराइए,
कैल्सिनेशन के बाद में उसका कार्बन से रिडक्शन करा दीजिए। अगर जिंक सल्फाइड का ओर है तो आप रोस्टिंग कराइए और रोस्टिंग के बाद में उसका कार्बन से रिडक्शन करा दीजिए। तो इस चार्ट की हेल्प से आप बता सकते हैं कि कौन से मेटल के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। अब इस बेसिस पर इसकी डिटेल स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे और वहां पर एक एक करके इसको केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।